हेलो। हाँ, तो आज की जो हमारी वीडियो है ये वापस जैसे हमने पहले ज्योग्राफी की वीडियो दी थी लास्ट वीडियो में, ये वाली भी एनवीएस, केवीएस और जो फ्यूचर में भी होने वाले हैं DSSB एग्ज़ाम, उनके लिए हेल्पफुल है। ये वीडियो है किसकी, पहले ज्योग्राफी की थी और ये वाली है हिस्ट्री की। यहाँ पे हिस्ट्री बहुत बड़ी है तो इसे हम दो तीन हिस्सों में पढ़ते हैं, एंशियंट, मिडाइवल और एक होती है हमारी मॉडर्न। तो आज हम तीनों तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आज हम एंशियंट और मिडाइवल पढ़ेंगे। फिर एक और नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद ही ख़त्म हो जाएगी। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्राग ऐतिहासिक काल को सामान्यतः डैश नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो जो मनुष्य का आरंभिक विकास है स्टोन एज से हम मानते हैं, तो ये क्या है, पुरा पाषाण युग, ओल्ड स्टोन एज से क्या है माना जाता है। देखो, जो मनुष्य है इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है, होमो सैपियंस। पाषाण, जो ये बार बार पाषाण आ रहा है, इस पाषाण का वर्ड का मतलब ही होता है क्या, स्टोन, पत्थर। पाषाण काल का मतलब ही क्या हो गया, पत्थर काल। इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पुरा पाषाण और मध्य पाषाण और नवपाषाण, ये जो हमारा ये वाला हिस्सा है जो ये किसके अंदर आ रहा है, पुरा पाषाण। पुरा पाषाण में भी कहाँ, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल है जो मतलब इतिहास से भी पहला काल है, उसे बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। इसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, और जो इस काल के पिता माने जाते हैं वो कौन है, रॉबर्ट ब्रोस फुट। सबसे पहले इन्होंने पलवरम से स्टोन टूल को क्या खोजा था कि यहाँ पे पत्थरों की ये चीज़ बनती थी, यहाँ से हमें पता लगता है। जो ये नवपाषाण काल है इसे क्या बोला जाता है, क्रांति का काल। यहाँ से ही मनुष्य ने या जो भी जीव था वो उसने अलग अलग तरह के काम करने स्टार्ट किए थे। नवपाषाण काल से खेती, मिट्टी के बर्तन बनाने, चाक का पहिया बनाना, पशुपालन और कॉपर की खोज भी क्या है, इसी काल से मानी जाती है, नवपाषाण काल से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का क्या है, मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? तो किस काल में, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से हमें हिस्ट्री के बारे में पता है, उससे पहले में पता ही नहीं लगभग हुआ क्या था। उसके कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और जो कुछ होंगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है। वह कौन सी प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यवस्थित नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी? तो भूमिगत जल निकास प्रणाली फेमस है कौन, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अब यहाँ पे जो ये है ना भूमिगत जल निकास प्रणाली, ये विशेषता किसकी थी, सैंधव सभ्यता की विशेषता थी। और हमें पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर जो मकान होते थे ये बिल्कुल इस तरह, ऐसे यहाँ की गलियाँ क्या थी, 90 डिग्री के कोण बनाया करती थी आपस में, चौराहे वगैरह थे हर गली के अंदर, सड़कें समकोण पर काटती थी, ग्रिड सिस्टम था यहाँ पे, और घरों के दरवाजे रोड के क्या थे, अपोजिट साइड थे, और यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम भी था, पत्थर से ढके हुए क्या थी, नालियाँ थी। इस तरह का यहाँ पे सिस्टम था अंडरग्राउंड। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर क्या हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन नगर कच्छ के रण में खादिर बेट पर स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा गया है? तो ये क्या है, हमारा सैंधव नगर 2 भागों में से बांट रखा है। अभी जो बात कर रखी है कि कौन सा हड़प्पाकालीन नगर है, वो तो क्या है, हमारा धोलावीरा है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, सफ़ेद रंग का कुआं। जल प्रबंधन की यहाँ से हमें पता लगती है कि यहाँ पे जल प्रबंधन था। इसी तरह जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं, चन्हू दड़ो, इसमें दुर्ग नहीं मिलते। यहाँ के क्या है, वृत्ताकार घरों के शेप, या जो ईंटें थी यहाँ की कैसी थी, वृत्ताकार। और यहाँ से कंगा, काजल, कुत्ता बिल्ली के पीछे भाग रहा है, ये सब हमें यहाँ से मिला था। जो चनुदड़े थे यहाँ पे सिंधु के किनारे ये बसा हुआ है। जो हमारा सोत का कोह है ये आधुनिक बलूचिस्तान, फिलहाल पाकिस्तान का हिस्सा है, जल्दी आज़ाद हो जाएगा तो ये वहाँ का हिस्सा है। सुरकोटड़ा, ये गुजरात, घोड़े की मतलब गुजरात के अंदर है, और यहाँ पे क्या मिला था हमें, घोड़े की हड्डी। जो सैंधव सभ्यता है यहाँ से हमें क्या मिला था,
यहाँ से हमें ये पता लगा था यहाँ पशुपतिनाथ की पूजा होती थी। एक कुबड़ वाला सांड मिला है और ये नेचर की क्या करते थे, पूजा करते थे। ये चीज़ हमें यहाँ से पता लगी है सेंधव सभ्यता से। निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला का एक दुर्ग का निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? क्या नहीं थे? तो जनता के आवासीय भवन क्या है, यहाँ पे दुर्ग के भाग नहीं थे। यहाँ पे जो दुर्ग थे वो पश्चिमी टीला की तरफ क्या थे, उनके माउंटेड थे। यहाँ पे धनी वर्ग रहते थे, जो अमीर लोग होते थे, धनी वर्ग। यहाँ पे व्यापारी लोग रहते थे और ये सेंधव सभ्यता की विशेषता भी थी। और यहाँ पे इस तरह ही होता था, जो अमीर लोग हैं वो क्या है, एक तरफ रहते थे दुर्गों में, बड़े बड़े मकानों में, और बाकी जगह क्या रहती थी, नॉर्मल जनता। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति, जो नर्तकी की मूर्ति है, डैश पदार्थ का उपयोग करके बनाई गई थी। तो किसका उपयोग करके बनाई गई थी? कांसा। जो ये नर्तकी की मूर्ति है ये हमें मिली कहाँ से थी? हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो से। और कांसा जो होता है किस किस चीज़ से मिलके बना होता है? टिन और तांबा। Cu+Sn, ये होता है हमारा कांसे का फॉर्मूला। यहाँ पे क्या है, लोस्ट वैक्स मेथड से क्या है, इसे बनाया जाता था। जो सेंधव सभ्यता है, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे जो भी साक्ष्य मिले हैं सब अपठनीय, हमें नहीं पता। और यहाँ पे जो इनकी लिपि थी लिखने की, वो क्या थी? भावात्मक चित्रात्मक लिपि से क्या है, यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं। कुछ इनकी लैंग्वेज नहीं थी, चित्र बना के बात करते थे, फिलहाल जो हमें पता है। वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? विस्तारा या वितिस्ता। इसी तरह जो चेनाब नदी है, जो आज की उस चेनाब है, उसका उस समय नाम क्या था? अकिशनी। व्यास नदी का विपाशा। और रवि, ये इम्पोर्टेंट है, रवि नदी का नाम क्या है? पुरुषी। और रवि नदी के किनारे कौन सा युद्ध लड़ा गया था? 10 राज युद्ध। यहाँ पे क्या था, एक तरफ तो क्या थे, 10 राजा थे, और एक तरफ थी भरत ट्राइब। भरत मतलब जो भरत कबीले के लोग थे, ये मान सकते हैं। और यहाँ पे जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ के विनर कौन थे? भरत ट्राइब। और इनके गुरु का नाम था वशिष्ठ। और यहाँ पे 7वें मंडल में इसका क्या है, ऋग्वेद के अंदर 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। और जो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र है, ये हमें पता कहाँ से लगता है? ऋग्वेद से पता लगता है इस जगह का। आर्यों के बारे में भी काम लिखा है ऋग्वेद के अंदर। 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो एक ही है फेमस, अर्थवेद। 4 तरह के वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो क्या नाम है, ये हमारा सबसे पहला वेद है, फर्स्ट नंबर का। फिर उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा यजुर्वेद। तीसरे नंबर पे क्या आता है हमारा सामवेद। और 4th नंबर पे हमारा क्या आता है, अथर्ववेद। तो ये वेदों के नंबर हैं। ऋग्वेद में हमें प्रारंभिक आर्यों के बारे में, और ये सबसे पुराना है, ठीक है। सामवेद में संगीत के बारे में लिखा है। यजुर्वेद के अंदर राजा का कोरोनेशन कैसे होगा। अथर्ववेद जो सबसे फेमस है, यहाँ पे तंत्र मंत्र और मेडिसिन वगैरह के बारे में भी मेंशन है। 4 वेदों में से बुरी आत्मा, ये भी रिपीट हो गया है। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजा की जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। तो ये कौन सी नदियाँ जिनसे कौन बात कर रहे हैं, ऋषि विश्वामित्र। एक फन फैक्ट, जो ऋषि विश्वामित्र है ये पैदा ऋषि नहीं हुए थे, ये एक क्षत्रिय थे। इनकी लड़ाई हुई थी वशिष्ठ से, और फिर उनकी आपस में बाद में दोस्ती हो गई। फिर वशिष्ठ ने इन्हें ज्ञान दिया या इन्हें कहा कि आप तपस्या करो। उसके बाद वशिष्ठ ने कहा कि अब आप क्या हो गए, सप्तऋषि हो गए। और फिर उन्होंने इन्हें सप्तऋषि की उपाधि मिली विश्वामित्र को। जो व्यास है वो सतलुज है, इनसे कौन बात कर रहे थे, ऋषि विश्वामित्र। ये एक राजा थे क्षत्रिय। जो ये है प्राचीन काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी हमें कौन सी मिलती है, सिंधु।
यहाँ पे एक गंडक नदी है, एक इसका क्या नाम था, सदानीरा। और जो सरस्वती नदी है इसका भी बहुत महत्व है। ये क्या है, नदीतमय इसका नाम था। और ऋग्वेद के अंदर ही गंगा का नाम कितनी बार आया है, एक बार। और यमुना का नाम कितनी बार आया है, 3 बार। रिपीट क्वेश्चन। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं को सही समूह में चयन कीजिए। वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता, उस समय पे वैदिक काल में हम डायरेक्ट विष्णु भगवान की या ब्रह्मा भगवान की पूजा नहीं करते थे, वहाँ था ना नेचर की पूजा करते थे। तो जैसे अग्नि, इंद्र, सोम, इन्हें क्या है मतलब महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। इन्हें, इनके लिए हवन वगैरह ये सब कुछ होते थे। जो इंद्र थे इन्हें पुरंदर भी बोलते हैं, ये वर्षा के देवता थे। अग्नि, जो अग्नि देवता थे, ये एज अ पोस्टमैन तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये क्या थे, ये मीडिएटर की तरह काम करते थे। जो ह्यूमंस है, मानव और देवताओं के बीच में जो एक अग्नि थी, मतलब यहाँ से लोग क्या हवन करते थे, उसके बाद देवताओं से बात या उन्हें प्रसन्न किया करते थे। तो अग्नि को कैसे देखा गया, एज अ मीडिएटर। लेकिन ये पोस्टमैन नहीं है, ये भी एक देवता माने जाते थे, अग्नि देवता। अगन्या क्या बोलते थे, गाय को क्या बोलते थे, अगन्या। जिस आदमी के पास जितनी ज़्यादा गाय, वो उतना ज़्यादा क्या होता था, धनी होता था, अमीर होता था। और उतनी ज़्यादा उसे क्या बोला जाता था, गोमित। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण है, वर्ण। वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था। जो वर्ण व्यवस्था है उसे ठीक ठहराने के लिए जो ब्राह्मण थे, ऐसा मतलब क्वेश्चंस में है कि जो ब्राह्मण थे वो किस उसको बार बार बोला करते थे। तो ये किस बारे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कहाँ पे है, पुरुष सूक्ति के अंदर, जो 10वां मंडल है उसके अंदर ये कहा गया है कि जो मुख है, एक जो शरीर है उसके अंदर जो मुख है उससे कौन निकले हैं, ब्राह्मण निकले। बाजुओं से कौन निकले हैं, क्षत्रिय। जांघों से कौन निकले हैं, वैश्य। और पैरों से कौन निकले हैं, शूद्र। जो ऋग्वेद था वहाँ पे वर्ण व्यवस्था किसके आधार पे थी, कर्म के आधार पे। और उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वो किसके आधार पे हो गई, जन्म के आधार पर, या जाति व्यवस्था जिसे हम बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु का भाग नहीं है, जो कि वह क्षेत्र है जहाँ प्रारंभिक वैदिक आर्य रहते थे। ये कह रहे हैं कौन सी ऐसी नदी है जो सप्त सिंधु का भाग नहीं है। और ये वो क्षेत्र है जहाँ पे पुराने जो आर्य थे, सबसे पहले जो ऐसा माना जाता है भारत में आए थे, वो रहते थे। तो भागीरथी का वहाँ पे क्या है, उल्लेख नहीं है सप्त सिंधु के अंदर। निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान करते थे। तो पंडित ही करेंगे या ब्राह्मण करे तो उन्हें क्या बोला जाता है, पुरोहित। आज भी लोगों का सरनेम होता है पुरोहित, तो वही पुरोहित है, उनकी बढ़ के करते होंगे। जो ग्रामणी है, ग्रामणी मतलब जो गांव का मुखिया है। ब्रजपति मतलब जो चरगांव का प्रमुख है। सेनानी मतलब जो सेना का क्या है, प्रमुख है। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था। सबसे प्रतिष्ठित मतलब सबसे ज़्यादा इज्जत किसे मिलती थी, गाय को। अगन्य भी बोला जाता है जिसे, अगन्या। लेकिन जो आर्यों का सबसे ज़्यादा फेवरेट पशु था वो क्या था, हमारा अश्व। इस पे वो टिक नहीं लगाता, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। आंसर इसका गाय है। बौद्ध धर्म आ गया भाई। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध प्राचीन भारत में महाजनपद काल के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य के राजकुमार थे। गौतम बुद्ध कहाँ के राजकुमार थे, तो जो इनका राज्य था या जगह थी वो तो क्या थी, लुम्बिनी। ये थे कहाँ के, शाक्य वंश के राजा थे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। 563 में इनका जन्म हुआ था। ये थे कहाँ के, लुम्बिनी जगह के। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, लड़के का नाम राहुल था। 29 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया था, महाभिनिष्क्रमण मतलब अपने घर को त्याग दिया था। इनके घोड़े का नाम क्या था, कंतक। सारथी का नाम क्या था, चन्ना। 35 साल में इन्हें क्या मिल गया था, ज्ञान मिल गया था।
ज्ञान का बोध हो गया था। 29 में घर छोड़ा, 35 में बोध मिल गया, 6 साल में। और महाभिनिष्क्रमण का मतलब तो हमने देख ही लिया, घर त्यागना है। यहाँ बौद्ध धर्म का एक मेन रूल है। और इन्होंने क्या दिया था, धर्म चक्र परिवर्तन भी दिया था। इसमें क्या, ये सारनाथ के अंदर इन्होंने क्या दिया, अपना पहला उपदेश दिया। इनके उपदेश किस भाषा में थे, पाली भाषा में थे। और इन्होंने क्या है, 4 आर्य सत्य दिए थे कि मतलब जगत मिथ्या, ये इस तरह की 4 बात कही थी कि जगत मिथ्या है, सब सत्य है, कुछ इस तरह की बातें थी, मुझे नहीं पता क्या थी। बौद्ध ने डैश में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक तपस्या की, जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पे, बोध गया में तपस्या करी और वहाँ पे क्या मिला, ज्ञान मिला। कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, डेथ। सारनाथ में इन्होंने अपना क्या दिया था, प्रथम उपदेश दिया था। और उज्जैन का इन कभी ये गए नहीं है तो इनका पता नहीं। उज्जैन का मतलब इनका कोई ऐसा मिला नहीं है कि ये जीवन में कहीं कभी गए थे या इनके किसी स्क्रिप्चर में उल्लेख हो, ऐसा कुछ नहीं है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध के 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था। किस स्थान पर उन्होंने अपने 4 महान सत्य पर अपना उपदेश दिया था, तो वो जगह क्या थी, सारनाथ। अभी हम देखेंगे राजगीर, जहाँ पे बौद्ध समिति हुई थी, 4 बौद्ध समिति। बोध गया बिहार के जगह है, लुम्बिनी जहाँ के रहने वाले थे, इनका भी सबका जिक्र आएगा। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई, तो 4 क्या है, बौद्ध परिषद हुई है अभी तक। सबसे पहले कहाँ पे आयोजित हुई थी, राजगृह के अंदर। इसके बाद हमारी जो दूसरी थी वो कहाँ पे हुई थी, वैशाली, ये तो प्रथम। दूसरी कहाँ पे हुई है, वैशाली। तीसरे नंबर की कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र। और चौथे नंबर की कहाँ पे हुई है, हमारी कश्मीर। ये मतलब मीटिंग्स थी इनकी, ये सीक्वेंस है, पहले राजगीर, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी बौद्ध सम्मति हुई थी, अजातशत्रु के दौरान के राज्य, जब अजातशत्रु राजा था उस समय हुई थी, राजगृह के अंदर, सप्तकर्णी गुफा के अंदर। महाकश्यप इसके क्या थे, हेड थे, जिन्होंने ये करी थी। दूसरे टाइम जब हुई तो उस समय राजा कौन था, कालाशोक, वैशाली बिहार के अंदर। और सब्बागामी क्या थे, इसके हेड थे, जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी थी, या जो उस समय मीटिंग के हेड थे। तीसरी जो अशोक है, जिसे चंड अशोक भी बोला जाता है और कुछ लोग महान अशोक भी बोलते हैं, तो ये अशोक के दौरान थी। पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र भी कहाँ है, हमारा बिहार में ही। और जो इसका मोगली पुटासा था, जो इसका अध्यक्ष था। नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसने ही अभिधम पिटक वगैरह भी इस समय लिखा गया था। चौथी बौद्ध समिति कनिष्क के दौरान हुई, कश्मीर के अंदर। और इसके जो हेड था उसका नाम क्या था, वसुमित्र। और अश्वघोष इसका उपाध्यक्ष था। और वसुमित्र ने क्या लिखा था, मतलब बुद्ध चरित्र वसुमित्र के द्वारा लिखी गई एक किताब थी। जो पहली बौद्ध सम्मति थी उस समय पे क्या लिखा गया था, 2, यहाँ पे 3 पिटक होते हैं बौद्ध धर्म में, एक तो सुत्त पिटक, एक विनय पिटक और एक अभिधम पिटक। तो पहली जो मीटिंग थी उसके अंदर ही सुत्त और विनय पिटक लिखे गए थे। और जो तीसरी मीटिंग थी वहाँ पे क्या लिखा गया था, अभिधम पिटक, तीसरे नंबर का। और जो पिटक है बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। और जो सुत्त पिटक है इस पर आनंद का प्रभाव है, बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। विनय पिटक में किसका प्रभाव है, उपाली का प्रभाव है। ठीक है, यही याद करने वाली बात थी। जो मेन याद करने वाली बात थी वो ये थी, कौन कौन सी संपत्ति कहाँ कहाँ हुई थी, 1 2 3 4 इनके नंबर और जगह। रामभर स्तूप वह स्थान जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था। भारत की किस जगह था, तो हमें पता है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी जगह क्या थी, कुशीनगर। कुशीनगर। हर्मिका एक डैश बौद्ध रेलिंग है जिसमें एक शेफ्ट निकलता है और जो शाही छतरी को टेक प्रदान करता है, तो ये क्या है, वृत्ताकार बौद्ध रेलिंग है। जैनों के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर कौन थे, जैनों के अंतिम। जो हमारे ऋषभ देव हैं, ऋषभनाथ की जगह ऋषभ देव या ऋषभनाथ भी बोल देते हैं, वो क्या थे हमारे फर्स्ट, यहाँ देख लेते हैं। ये फर्स्ट
और 23वें नंबर के कौन थे? पारसनाथ। और 24वें नंबर के कौन है? भगवान या महावीर, वर्धमान महावीर। और ये सबसे लास्ट माने जाते हैं। जो वर्धमान महावीर है, महावीर स्वामी है, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और माता का नाम क्या है? त्रिशला। भक्ति संत अंडाल निम्नलिखित धार्मिक संप्रदायों में से किससे संबंधित थी? सबसे पहले संबंधित थी, इसका मतलब ये क्या है? महिला संत है। और ये किससे थी? वैष्णव धर्म से संबंधित थी। पहले समय में जो अलवार हैं वो किससे संबंध होते हैं? वैष्णव। और नयनार ये कहाँ से संबंधित होते हैं? शिव जी भगवान से। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या है? सबसे पहले जिसने शासन किया था उसका नाम क्या है? हर्यक वंश। हर्यक को मार के कौन आया? शिशुनाग वंश। शिशुनाग को मार के कौन आया? नंद वंश। और नंद वंश को मार के कौन आया? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद भी कौन आया था? फिर इनके बाद आया था कौन? अपना शुंग वंश। इसके मतलब सीरीज तो बहुत लंबी है। शुंग वंश ये भारत का ब्राह्मण वो था साम्राज्य, या जो राजा था। अभी तक जो राजा थे ये सब कौन थे? नॉन क्षत्रिय राजा चलते आ रहे थे। नहीं, मौर्य, जो मौर्य है शायद ये क्षत्रिय था। मैं अभी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, शायद क्षत्रिय था, मुझे कंफर्म नहीं है। ये वाला ब्राह्मण था, ये मुझे पता है। तो जो हर्यक वंश है ये बिंबिसार इसका सबसे पहला राजा था। इसके लड़के का नाम अजातशत्रु था, उसके लड़के का नाम उदयन था। जो शिशुनाग है इसमें कालाशोक जो इसका मेन राजा था। नंद वंश के अंदर महापद्मानंद इसका संस्थापक था। धनानंद इसका लड़का था। और धनानंद को क्या बोला जाता था? धनवानों का राजकुमार। इसी के समय पर सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी और मौर्य वंश की नींव रखी। और ये चौथा राजवंश था मगध की गद्दी पर, और इस उनका नाम भूल ही नहीं सकते। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चाणक्य। और ये किस धर्म का इन पे प्रभाव था? तो जैन धर्म का। झारखंड में पाई जाने वाली लोहे की खदानों में प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का उदय में संयोग था? तो ये क्या? मगध का संयोग था इसके अंदर, जो लोहे की खदानों के अंदर। सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप किस वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का। वैसे डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं रहेगा, सिकंदर तो वहाँ तक आया ही नहीं था मगध तक। वो लेकिन चाणक्य गया था मगध के राजा के पास कि भाई उधर से एक राजा आ रहा है सिकंदर, उसके लिए तो कुछ तैयारी कर लो, ऐसा कहानी बोली जाती है। तो वो सीरियस नहीं था, या वो राजा ठीक नहीं था शुरू से ही। तो चाणक्य ने सोच लिया था इसे तो मैं सलटाऊंगा, तो उसे सलटा दिया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो एक प्रतापी राजा था, लेकिन इन्होंने किसे किया था? जो ये था हमारा सिकंदर था, जो इसी के ही सेनापति मान लो, जिसका नाम क्या था? सेल्यूकस निकेटर, उसे किया था। तो जो सिकंदर है इसके गुरु का नाम भी आ जाता है, ये कौन है? अरस्तु। अरस्तु क्या है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, एरिस्टोटल जिसे हम बोलते हैं, यही था वो आदमी। और इसका वो कौन है? सिकंदर। इसके दो सेनापति थे सिकंदर के, एक तो निकेटर और एक था निथिकस। तो जो निकेटर है ये इसका ही एक राजदूत था, जिसका नाम क्या था? मेगस्थनीज, जिसने बुक लिखी थी इंडिका। और इसकी लड़की का नाम क्या था? इसकी लड़की का नाम था हेलेना। यूनानी थे ये तो हमें पता ही है। 305 BC में इसकी आत्मसत्ता आई थी। और जो इसकी लड़की हेलेना थी, इसकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। और एक तरह से कह सकते हैं ये भारत की सबसे पहली अंग्रेजी बहू थी, या मतलब फॉरेन वो थी, बाहर से जो शादी करके लाई थे। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत के समाज में कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? तो 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है भारत के समाज में। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया? बुद्धम शरणम गच्छामि। ये कौन है? कलिंग का युद्ध। इसमें ये मतलब ये है कि ये बोलते हैं, अशोक बताता है अपने इसमें कि अब से मैं कोई हिंसा नहीं करूँगा। लेकिन जो उड़ीसा वाला अभिलेख है वहाँ तो ये कहता है कि हाँ सबको प्यार से रहना चाहिए, अच्छे से रहना चाहिए। उड़ीसा के अंदर इसने मारकाट करी थी। कलिंग का युद्ध हुआ कहाँ था? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर। लेकिन उड़ीसा को छोड़ के जहाँ जहाँ भी इसने अपने अभिलेख लिखवाए हैं
वहाँ पे हर जगह इसने क्या मेंशन किया है कि मैंने उड़ीसा में इतने लोग मरवा दिए, इतने लोग कटवा दिए, ये करवा दिए, वो करवा दिए। फिर बाद में लिखता था कि मैं तो अब अहिंसा का पालन करूँगा, मैं आगे कुछ नहीं करूँगा। जब इतने अहिंसा वाला था तो वहाँ लिखवाया क्यों कि मैंने इतने लोग कटवा दिए, और जब लिखवाए तो उड़ीसा में ये बात क्यों नहीं लिखवाई कि मैंने उड़ीसा में इतने लोग कटवा दिए, क्योंकि वहाँ के लोग तो बगावत कर देंगे इसके खिलाफ उड़ीसा वाले। तो वहाँ तो ये लिखवा दिया उसकी जगह 13वें अभिलेख में। ये 13वां शिलालेख था इसका, जहाँ इसने युद्ध किया था। उड़ीसा के अंदर 13वें शिलालेख की जगह लिखवा दिया उड़ीसा के लोग इसके क्या हैं, बच्चे हैं, और ये अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ध्यान रखेगा। और बाकी हर जगह जहाँ जहाँ इसने उल्लेख लगवाए 13वें शिलालेख में क्या लिखवाया कि मैंने उड़ीसा के अंदर लाखों लोग मरवा दिए। तो इस तरह का ये था अहिंसा इसका। ठीक है, जैसा भी था। 1600 ईस्वी पूर्व 1600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी की अवधि के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पहला शासक था जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए अपने संदेशों को पत्थर की सतह प्राकृतिक चट्टानों के साथ पॉलिश किए गए स्तंभों पर अंकित किया था? तो वही अशोक। जो अशोक है, ये जो टी फैडलर है इसने खोजी थी इसकी ये बात, जेम प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। और यहाँ पे जो लिपि थी वो कौन थी, ब्राह्मी और अरमेईज यूनानी और खरोष्टी लिपि में क्या ये लिखा हुआ था, जो भी इसने अपने लिखवाए थे। समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या तात्पर्य है? जो कर निर्धारण करता है उस अधिकारी को क्या बोलते हैं, समाहर्ता। मौर्यों के अधीन विक्रय मूल्य का कितना भाग कर के रूप में वसूला जाता था? तो 1/10। जो गुप्ता डायनेस्टी थी, गुप्ता भाई भले आदमी थे, 1/6 टैक्स लिया जाता था कि अगर आपने 6 रुपये कमाए या आपकी 6 बीघा जमीन है तो 1 बीघा का क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। तो इतने बड़े आदमी थे, भले का मतलब है ज़्यादा टैक्स लेते थे। और ये 10 में से क्या लेते थे, एक हिस्सा। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धम्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए कहाँ भेजा था इन्हें, लंका, या हम कह सकते हैं श्रीलंका। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुराना जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? तो ये कौन सी है, बराबर और नागार्जुनी गुफाएं। तो ये जो अशोक था इसी ने बौद्ध भिक्षुओं को क्या दान में दी थी गुफाएं। मिनांडर को बौद्ध धर्म में किसने परिवर्तित किया? जो मिनांडर था उसे मतलब वो एक यवन शासक था, इसका नागसेन से क्या हुआ था, एक वाद विवाद हुआ था, या इसकी मतलब वो कंपटीशन हुआ था पर्सन वगैरह का। तो जब इसने पर्सन वगैरह पूछे तो इतना प्रभावित हो गया, तो ये इस नागसेन से प्रभावित होकर ये भी क्या बन गया, बौद्ध बन गया। तो इसके जो पर्सन वगैरह होते हैं उसे क्या बोलते हैं, मिलिंद पनो। तो किसके उससे हुआ था, नागसेन से, हरा दिया था नागसेन ने से। निम्नलिखित में से कौन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच भारत का एक शक शासक था? रुद्रदामन। रुद्रदामन भाई फेमस आदमी था। जूनागढ़ में मौर्य बांध की मरम्मत का संस्कृत में शिलालेख निम्नलिखित में से किसका था? तो रुद्रदमन का ही था। ये शक राजा था। ये सीरिया से या ये सकारी बोले जाते थे। अभी मुझे इसका वो नहीं आ रहा, सीरिया शायद देश के बारे में, अभी मैं इसका नहीं बताऊंगा, इसे अभी ब्लैंक कर लो, कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा अगर कुछ हुआ तो। इसने शकों को हराया था। तो एक राजा था जिसने शकों को हराया था, उसका नाम क्या था, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसलिए उसने अपनी उपाधि भी धारण कर ली थी, क्या, चंद्र शकारी। एक सुदर्शन झील थी जिसका जो वो था निर्माण किसने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कई लोगों ने करवाया है इसका, अशोक ने भी इसका निर्माण करवाया है फिर बाद में, और रुद्रदमन ने भी करवाया है। निम्नलिखित में से कौन सुंग वंश था, कौन सुंग वंश का एक शासन था? तो पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक माना जाता है। इसी के दरबार में पतंजलि थे। अश्वमेघ यज्ञ भी इसने अपने टाइम पे करवाया था। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम रूलर था वैदरथ, इसको भी किसने मारा था, पुष्यमित्र सुंग ने। सातवाहन का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। स्वयं को एक ब्राह्मण, एका ब्राह्मण बोलते थे,
या वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी बोलते थे। शक शासकों को इसने भी क्या है हराया था। जो मौर्य थे इसके बाद कौन आए थे? शुंग वंश, फिर कण्व वंश, फिर सातवाहन वंश। लगभग 300 साल तक ये रहे थे। जो सातवाहन वंश है इसका फाउंडर किसे माना जाता है? सिमुक को। और इन्होंने क्या चलाए थे? शीशे के सिक्के। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, ग्राम, जो एक डैश की देखरेख के अधीन था। किसके उसके अधीन था? ग्रामिक, गांव का प्रधान। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था? तो कौन है? कनिष्क। कनिष्क को क्या माना जाता था? द्वितीय अशोक। ये भी मतलब बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा हुआ था अपने टाइम पे। और इसकी कहानी में भी कनिष्क ने इसकी जो बहन थी, अपनी बहन के लिए या अपनी बहन के रक्षा के लिए इसने पूरी अपनी राजधानी चेंज कर दी थी। राजधानी चेंज कर दी थी और पता नहीं पता नहीं क्या कई राजाओं को हराया था, तब जाकर अपनी बहन को ये, जिस राजा ने इसकी बहन को इसकी बहन के पति को मारा था उस पूरे साम्राज्य को ख़त्म कर दिया, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। तो इतना ज़्यादा प्रतापी राजा था। कलिंग तटवर्ती डैश एक प्राचीन नाम है। कलिंग कहाँ का नाम है? उड़ीसा का पुराना नाम है। गुप्त काल के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? गुप्त काल को स्टार्ट करने का श्रेय तो किसे दिया जाता है? श्री गुप्त को। इसके बाद कौन आया? घटोत्कच। और इसके बाद क्या है? चंद्रगुप्त प्रथम। तो प्रारंभ करने का असली श्रेय हमने किसे दे दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य का, जो इसका मेन राजा था, जहाँ से इन्हें पावर मिलनी स्टार्ट हुई थी। इसके लड़का कौन था? समुद्रगुप्त। ये और ज़्यादा खतरनाक था, इसे क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन। कविराज भी था। और इसी का ये इंपॉर्टेंट है, सिक्कों पे वीणा बजाते हुए के फोटो किसके हैं? तो समुद्रगुप्त के हैं। और ये लड़ाकू था एक नंबर का। गुप्त काल को क्या बोलते हैं? गोल्डन एरा ऑफ इंडिया। प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में भी जाना जाता है, की रचना हरिसेन द्वारा संस्कृत में की गई थी। ये हरिसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये भी रहते थे किसके? समुद्रगुप्त के। इन्होंने अपनी कहानी वो भी लिखी थी, बुक्स वगैरह भी। शकों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी थी? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हीं के दरबार में कौन थे? 9 रत्न भी थे। जो हम अकबर के में बोलते हैं, उनके अकबर के दरबार में भी होंगे, इनके दरबार में भी थे। तो हम बोल सकते हैं अकबर ने किसकी कॉपी करी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। निम्नलिखित बौद्ध भिक्षुओं में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान चीन से भारत आया था? फायान। एक क्या है? हर्षवर्धन के दौरान कौन आया था? तो हेनसांग। और हेनसांग को क्या बोला जाता है? यात्रियों का राजकुमार। इसकी बुक का नाम क्या है? सी यू की। सती प्रथा का पहला अभिलेख उदाहरण किस काल में मिलता है? तो सती प्रथा का किस काल में मिलता है? गुप्त काल में। एक राजा थे भानु, जिसका एक अभिलेख है जिसे हम क्या बोलते हैं? एरन अभिलेख। इस एरन अभिलेख में बताया गया है कि एक गोपराज नामक सेनापति था, ये युद्ध में मर गया था, तो इसकी पत्नी क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो सबसे पहला उल्लेख हमें कहाँ मिला है? गुप्त काल के दौरान एरन अभिलेख से। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी? तो नालंदा की किसने करी थी? कुमार गुप्त प्रथम ने। सबसे ज़्यादा अभिलेख भी इसके मिलते हैं और इसे महेदित्य भी बोला जाता है। स्कंदगुप्त हुनों का आक्रमण इसने रोका था। नालंदा को क्या बोलते हैं? बुद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड ऑफ बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था? तो हेनसांग अभी हमने पढ़ा था, किसके में आया था? हर्षवर्धन के में। साहित्य का सम्राट और घूमने वाले, और ये जो है हेनसांग, इसे यात्रियों का राजकुमार भी बोला जाता है। हर्षवर्धन भी क्या है भाई? ये भी एक कवि था। इसने अपनी नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का बुक लिखी थी। और बाण भट्ट ने क्या लिखी थी? हर्षचरित, बहुत फेमस बुक हुई है। लेकिन हर्षवर्धन किससे हार गया था? पुलकेशिन से हार गया था। एक राजा था पुलकेशिन, उसने ये अपनी ज़िंदगी में एक ही युद्ध हारा है, वो भी किससे हारा है? पुलकेशिन से।
आगे इनकी बहुत फेमस और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जो साउथ इंडिया है, यहाँ के जो राजा है चेल चोर पांड्या, तो जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन से हार गया। एक राजा था यहाँ पे चोल पांड्या, शायद पांड्या था, मुझे कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ स्टोरी बता रहा हूँ। इस पांड्या ने क्या है, इसे हरा दिया था पुलकेशिन को। और एक क्या है, एक जैसे अलोरा जनता की गुफाएं होती है, वहाँ पे गड़वा दिया कि मैंने पुलकेशिन राजा को हराया है। तो यहाँ पे जो एक राजा था, ये चोल साम्राज्य का राजा था, इसका नाम भी था वैदरथ करके कुछ नाम था इसका भी। इसने देखा कि भाई ये क्या चक्कर है, इसने इसे हराया ये, और फिर इसे मारा नहीं जान से, फिर जिंदा छोड़ दिया। फिर दोबारा लड़ाई करने के लिए आया, फिर दोबारा इसे हराया, फिर दोबारा जिंदा छोड़ दिया, तीसरी बार फिर हराया। जब एक बार जब इसकी बेइज्जती करनी थी इस वाले राजा को, तो इसने क्या है, इस वाले राजा को हराया और उसकी कमर पे लिख दिया कि हाँ मैंने इसे हराया है, क्योंकि तूने तो पत्थर पे लिखवाया था, ले मैंने तेरी कमर के ऊपर ही लिख दिया। बाद में जो इस राजा थे, ये जो पांड्या राजा था शायद, इसने बाद में क्या कर ली थी, शर्म के मारे आत्महत्या कर ली थी। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो किसने, विक्रमशिला सॉरी क्या था, किस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासकों ने की थी? तो हाँ, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की। नालंदा किसने करी थी? तो कुमारगुप्त ने। आला उदल मध्य प्रदेश के दो बहुत तगड़े सेनापति जिन्होंने दुश्मन को जबरदस्त प्रतिरोध दिया, किस राजपूत राज्य से संबंध रखते हैं? तो चंदेल, परमार्दी देव चंदेल राज्य से इनका क्या था, संबंध। राजा का नाम है परमार्दी देव। किससे लड़ाई हुई थी? पृथ्वीराज चौहान से, वही पृथ्वीराज चौहान गोरी वाला। ये जीत तो गया था इसके अंदर, पृथ्वीराज चौहान क्या था, जीत गया था, लेकिन इन्होंने भी मतलब बहुत तगड़ी उनके नाकों चने चने चबवा दिए थे, ऐसा काम कर दिया था। और ये फेमस है, मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासन डैश के ऊपर नियंत्रण को लेकर सदियों तक आपस में क्या है, लड़ते थे। ये तीन साम्राज्य थे और इनके आपस में क्या है, लड़ाई भिड़ाई चलती रहती थी। किस जगह को लेके? कन्नौज को लेके। वही जो हर्षवर्धन था, जो थानेश्वर से इसने अपनी राजधानी क्या कर ली थी, कन्नौज, अपनी बहन को बचाने के लिए आया था जब वो, तो कन्नौज राजधानी कर ली। ये तो मर गया, पुलकेशिन ने मार दिया इसे। तो इसके बाद गुज्जर, राष्ट्रकूट, पाल, इसकी उस पर क्या लड़ाई भिड़ाई चलती रही थी लगभग 200 साल तक। गुज्जर प्रतिहार सेम क्वेश्चन। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी? तो ये कौन है, हमारे विजाल्य, ये चोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। राष्ट्रकूट की किसने करी थी? दंती दुर्ग। पल्लव की किसने करी थी? सिंहासनु। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जा सकता है कि दंती दुर्ग ने किसकी स्थापना करी थी? राष्ट्रकूट साम्राज्य की। और चोल की किसने करी? तो विजाल्य ने। जो कावेरी नदी है, इससे नीचे नीचे का क्षेत्र किनका था? चोलों का। सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो किसमें? चोल साम्राज्य में। चोल काल के दौरान डैश को ब्रह्माद या ब्रह्मदेव प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ब्रह्मदेव देव क्या है? ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि, ब्राह्मणों को उपहार में दी जाने वाली भूमि। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो रवि कीर्ति किसके थे? पुलकेशिन द्वितीय के। ऐहोल अभिलेख में क्या है, इनका पता लगता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बने ऊंचे द्वार को क्या कहते हैं? तो इन्हें बोलते हैं गोपुरम। मंडप क्या होता है? जो चोटी होती है मंदिर की। और विमान मतलब जो ध्वज होता है मंदिर पे लगा हुआ। किस मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर, मोस्ट फेमस। भारत के किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने मालविका अग्निमित्रम लिखी थी? तो महाकवि कालिदास। चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी कवि थे। निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था? चौहान शासक मतलब, तो कौन है? पृथ्वीराज थर्ड। इसे राय पिथौरा भी कहा जाता है। चंद्रबरदाई इसका दरबारी कवि था। और पृथ्वीराज ने तो अपनी लड़ाई लड़ी थी, तराइन का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, और 1191-92 में था। पहले युद्ध में तो जीत गया था, दूसरे युद्ध में हार गया था, ये बात सही है।
लेकिन यहाँ क्या था, एक तरफ तो क्या था पृथ्वीराज चौहान था, एक तरफ क्या था गौरी था। ये अपनी सेना में कैंप डाल के बैठे थे लगभग कई महीने तक। जब पृथ्वीराज चौहान ने से हरा दिया, गौरी को जिंदा छोड़ दिया कि जा भग जा, तो गौरी ने पृथ्वीराज चौहान से एक बात कही कि अगर मैं वापस अपने देश गया तो मेरा भाई मुझे मार देगा, तो एक काम करो, मुझे यहाँ कुछ दिन रहने दो बॉर्डर पे, और फिर मैं चला जाऊँगा, इतने मेरे भाई का गुस्सा शांत हो जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा ठीक है, मैंने तो तुझे हरा ही दिया, वापस तो तू क्या ही करेगा, इतना बेशरम तो होगा नहीं। तो पृथ्वीराज चौहान ने भी यहाँ अपनी सेना लगा दी और गौरी ने भी लगा दी। तो सुबह शाम गौरी आके से नमस्ते भी करके जाता होगा, और लड़ाई का कोई मतलब था नहीं। लेकिन अचानक से ही एक रात इन्होंने क्या है, पृथ्वीराज चौहान ने धीरे धीरे अपनी सेना क्या है दूसरे अपना जो इसका दिल्ली के आसपास का राज्य था, बाकी जगह भी तो इसे सेना भेजनी थी, तो यहाँ सेना धीरे धीरे क्या है बाकी जगह भेज दी। यहाँ पे सेना क्या हो गई पृथ्वीराज चौहान की कम हो गई। एक दिन ये पार्टी कर रहे थे, मतलब ये रिटर्न में है कि ये क्या थे, यहाँ इनका कोई उत्सव मना रहे थे। रात के समय ये सब शराब या जो भी पी पा के बैठे होंगे, अचानक से गौरी का हमला हुआ और इन्होंने किसे बंदी बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को शायद मार दिया। कहीं कहीं कुछ कहानी में कुछ लिखा है, कुछ कहानी में कुछ और लिखा है। तो इस तरह से क्या है गौरी अपना सेकंड युद्ध जीता था। हम ये तो पढ़ लेते हैं कि पहला युद्ध तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया, दूसरा हार गया, तो फिर बात पचती नहीं है, ऐसे कैसे हार गया। तो कहानी उसके बारे में ये थी, हारा नहीं था। ये मान लो एक तरह से पृथ्वीराज चौहान ने अपना चौकन्ना नहीं रहा वो, और इसने जो गौरी है इसने क्या अपनी चालाकी दिखाई, धूर्तपना दिखा दिया, दुष्ट पापी नीच धर्मी। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 से 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया, तो वो कौन है, महमूद गजनवी। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया, मोहम्मद गौरी। अब मैंने कहानी बता दी कैसे पराजित किया, लड़के इसके बस की न था हराना। भारत के मामलुक राजवंश के संस्थापक कौन था, तो मामलुक राजवंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मामलुक क्या होता है, मामलुक शब्द का मतलब होता है जो आज़ाद माँ बाप से पैदा गुलाम संतान को क्या बोलते हैं, मामलुक। और ये क्या था, गुलाम था, किसका, गौरी का, गौरी का गुलाम था। और इसका भी गुलाम का नाम क्या है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तो गुलाम का भी गुलाम था, तो इसलिए क्या बोला जाता है उसे, गुलामों का गुलाम, ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 के बीच में था। इसे लाख बख्श बोला जाता है क्योंकि लाखों रुपये उड़ाता था, इसके क्या बाप का था इसलिए उड़ाता था। इसकी राजधानी लाहौर थी, इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। कुवैत उल इस्लाम मस्जिद इसने बनवाई थी। कुतुब मीनार का काम स्टार्ट इसने करवाया था, ख़त्म इसके गुलाम ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसके सल्तनत काल में 2 मूल सिक्के, चांदी के सिक्के का नाम टंका और तांबे का जीतल चला था, तो इल्तुतमिश। इसे क्या बोला जाता है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर। इसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया। गुम्बदें बनवाई दुनिया भर की, तो गुम्बदों का पितामह। इक्ता सिस्टम करवाया। तुर्कान चहलगाह में 40 लोगों का एक समूह बनाया जो सारे काम देखता था। इस पे कहाँ से हट आ गया। और इसकी लड़की क्या थी, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कब बैठी या कभी से हटाया, 1240 में इसे सिंहासन से हटा दिया था, 1236 में बनी थी, 40 में हटा दिया। जीएसटी नहीं, गयासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन करने का सामान्य रूप से इसने 2 प्रथा चलाई थी, सजदा और पापोस। सजदा मतलब सिर झुकाना, पापोस मतलब पैर चूमना, और नवरोज त्योहार भी था इसका। तो इसकी ये रीति रिवाज इसने कहाँ स्टार्ट किए थे, अपने दरबार के अंदर। गुलाम वंश का 9वां राजा था जिसका नाम असली नाम था उलूग का। जो बलबन था ये रिपीट ही हो गया। निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में उसकी सेना का नेतृत्व किया था, तो ये कौन था, मलिक काफूर था। 1000 रुपये में 1000 दिनार दे के खरीदा गया था, तो इसका नाम क्या हो गया, 1000 दिनारी। और ये गे था। और इसने जो साउथ इंडिया के जो राज्य थे उन्हें हराने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया था, उन्हें क्या बना लिया था, करज राज्य बना लिया था। और सिकंदर सानी की उपाधि किसने की ली थी, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजारों
को डैश के रूप में जाना जाता था, सराय ए अदल के रूप में। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के, रिपीट ही हो गया, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग, हुलिया प्रथा और नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी? तो ये भी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इसने 24 तरह के टैक्स लगाए थे और आधे लगान की दर कर दी थी। और इसे क्या है, बाजार सुधार भी इसने किए थे, खिलजी ने किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था? कम खर्चे में बड़ी सेना रखना, इसलिए उसने कैश में सैलरी देना स्टार्ट कर दी थी। MBT, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्के का प्रयोग किया था? तो कहाँ से लिया था? चाइना से। चाइना का माल तो होती है ऐसे, चले तो चले नहीं तो ना चले, तो इसकी कोई भी योजना नहीं चली। इसकी कुछ भयंकर योजनाएं थी। इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी थी। अच्छा खासा दिल्ली में था, दिल्ली से कहाँ जा रहा था? साउथ में जा रहा था। तो जैसे दिल्ली से साउथ चला तो रास्ते में पहाड़ पर्वत और सूखा जंगल पंगल दुनिया भर की थी, आधे लोग जाने में मर गए। जब यहाँ पे अपनी राजधानी शिफ्ट करी तो यहाँ पे अकाल पड़ गया, यहाँ पे खान पीन के लिए कुछ था नहीं। यहाँ से फिर ठाके वापस दिल्ली आया तो आधे लोग जाने में मर गए, आधे लोग आने में मर गए, और इस तरह इसने अपनी राजधानी परिवर्तित करी। तो ब्लेंडर ही था एक। टोकन करेंसी इसने चलाई थी। इसने क्या किया था? तांबे और पीतल के सिक्के का उपयोग तो कर दिया था, इसके अलावा इसने लेदर या चमड़े के सिक्के बनवा दिए थे, लोगों ने अपने घर में बना के छाप दिए। दोआब में कर की वृद्धि कर दी। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं दोआब। वहाँ पे क्या कर दी इसने? करों की वृद्धि, और वहाँ पे उस साल बाढ़ वगैरह आ गई, नहीं सूखा पड़ गया था। और खुरासान अभियान इसने चलाया था, वहाँ भी इसका खूब खर्चा हो गया। निम्नलिखित में से कौन मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया? इब्ने बतूता। कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को का। बुक का नाम था रेला, और काजी के पद पे रहा था, और चीन गया था राजदूत के रूप में। यहाँ से कह के गया कि यहाँ तुम्हारा राजदूत बन के जाऊँगा, फिर वापस नहीं आया, भाग गया। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तैमूर लंग, लंग मतलब लंगड़ा था ये, 1398 में भारत पर आक्रमण किया था जिसने? ये कौन था? तुगलक वंश इसके टाइम पे, और ये नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे आया था। और बस जो सल्तनत काल है, दिल्ली सल्तनत है, इसके अंदर सबसे लंबा समय कौन रहे हैं? तुगलक रहे हैं। सबसे कम समय कौन रहे हैं? खिलजी। ये तो लगभग 94 ईयर के आसपास रहे हैं, और ये 30 ईयर्स के आसपास रहे हैं। सल्तनत काल का अकबर किसे बोला जाता है? फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि अकबर भी सबसे ज़्यादा चालू आदमी था और ये भी बहुत ज़्यादा आरामी था। दान विभाग, रोजगार, सरकारी अस्पताल, गुलामों, अलग अलग विभाग, बाग नहर, इन सब का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और ब्राह्मणों से जजिया भी लिया था किसने? FST, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश का प्रथम शासक कौन था? खिज्र खां। लोधी वंश का जो वास्तविक नाम, किस लोधी शासक का वास्तविक नाम निजाम खान था? कब से कब तक था? 1489 से 1517। तो कौन था? सिकंदर लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट था, बाबर के साथ लड़ते हुए मारा गया था। आगरा शहर की स्थापना करी थी सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी नाम से पोयम लिखता था, और संगीत का क्या था? शौकीन था। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्यों के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। ये क्या था? इक्ता प्रथा का स्टार्टिंग थी, यहाँ से जगह दे दी जाती थी उन्हें कोई उनके काम के बदले। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित संगीतकारों में से किसे तूती ए हिंद कहा जाता है? तो ये कौन है? अमीर खुसरो। भाई इसने डिस्कवरी करी थी किसकी? तबला और सितार की। खड़ी बोली का पहला कवि था, खिलजी के दरबारी कवि था, और जो इसकी बुक थी वो क्या थी? रजाउल फुतुहा, ख्वाजाउल फुतुहा, अजीब सा नाम है। निम्नलिखित में से किसे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो दीवान अर्ज, सैनिक, और दीवान इंसा मतलब सुल्तान का शाही आदेश, और दीवान विजारत वजीर को बोला जाता था।
तारीख़ मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फ़ारसी भाषा में इतिहास है, फ़ारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरिंदी। निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त लिखा था? तो ये कौन है? जियाउद्दीन बरनी। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? वही विजयनगर साम्राज्य। मेरा तो फेवरेट है, कृष्णदेव राय और तेनालीरामा यहाँ की थे। और ये कृष्णदेव राय किस वंश के राजा थे? तुलु वंश के राजा थे। वैसे स्टार्ट किसने किया था? हरिहर और बुक्का, दो आदमी थे, हरिहर और बुक्का। 1336 में विजयनगर आए। ये पहले मुसलमान बन गए थे, उसके बाद यहाँ आके वापस हिंदू बने। और इसके बाद ही इनके बाद यहाँ पे कौन आया? संगम वंश आया, फिर सुलु वंश आया, फिर तुलु वंश आया और फिर अरविंदु वंश आया और यही लास्ट वंश था। इसके बाद जो इसके आसपास के राज्य थे, बहमनी साम्राज्य, उसने इन पर कब्जा कर लिया। एक राज्य था विजयनगर, चारों तरफ से इन पे जो आसपास मुगल या जो राजा थे बहमनी करके और निजाम वगैरह, इन सब ने इकट्ठा करके इसे लूट लिया था बुरी तरह राज्यों को, और उस वजह से विजयनगर साम्राज्य खत्म हुआ। विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के स्थानीय समुदायों को क्या कहा जाता था? कुदिरई चेट्टिस बोला जाता था। विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी? तुलु वंश की स्थापना किसने करी थी? नरसिंह देव राय। और जो सबसे फेमस आदमी रहा है यहाँ पे वो कौन था? कृष्णदेव राय। और इसी के टाइम पे कौन था? तेनाली रामा। इसके बिना कृष्णदेव राय का नाम लेना का मतलब ये अच्छा राजा था, बहुत ज़्यादा होशियार राजा था, संस्कृत का बहुत तगड़ा कवि था। और इतना अच्छा राजा था इसलिए उसने इतना अच्छा अपना एक सलाहकार ढूंढ के रखा होगा, तेनालीरामा। वन ऑफ द फेमस कैरेक्टर है। और जो बीरबल की जितनी भी स्टोरी सुनते हैं हम, जो बीरबल की स्टोरी सुनते हैं वो मैक्सिमम कहाँ से ली गई है? तेनालीरामा से इसकी स्टोरियाँ थी, ऐसा बोला जाता है। तालीकोटा की लड़ाई के बाद विजयी सेना, तालीकोटा के बाद विजयनगर की सेनाओं, सॉरी तलीकोटा की लड़ाई के बाद जो जीती हुई सेनाएं थी उसने किस शहर को लूटा? तलीकोटा वही लड़ाई थी जिसमें विजयनगर साम्राज्य खत्म हो गया था, तो उन्होंने किससे लूटा था? विजयनगर साम्राज्य को। वर्ष 1565 में इस टाइम तलीकोटा का लड़ाई था। इसे राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता था, बन्नी हवली भी कहा जाता था। अकबर के समय का युद्ध था, बचान भी नहीं आया उतना। स्थापत्य कला का प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? तो वो भी किससे थी? विजयनगर साम्राज्य। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने करी थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। संत कबीर दास जी का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास कहाँ पे हुआ था? तो काशी। पहला मुगल शासक बाबर था, उसने डैश में फरगना राज्य का उत्तराधिकार संभाला जब वह 12 साल का था। क्या था ये? 1494 में ये राजा बन गया था। पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, माता का नाम था कुतुलग। बाबर अपने माता पिता की तरफ से, एक तरफ से तैमूर और एक तरफ से मंगोल, ऐसे खतरनाक दोनों लोगों से के मतलब खानदानों से कौन आता था? बाबर आता था। इसकी माता या पिता कोई एक तैमूर की तरफ से थी और एक कौन था? बाबर की इसकी तरफ से, मंगोल के वो था चंगेज़ खान, उसकी तरफ से। तो भी बाबर का ये था। इसका जो फेमस लड़ाई है 1527 खानवा का युद्ध, और इससे पहले जो 1526 है इसके अंदर इसकी लड़ी वो था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध सबसे पहले 26 में, 27 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा और 30 में मरिया। बस ये बाबर था। बाबर के स्मरण या बाबरनामा में तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? बाबरनामा। बाबरनामा ने भारत के अंदर क्या चीज़ लिखी थी? यहाँ की फ्लोरा और फोना, मतलब यहाँ पे जो फूल पत्ती है और यहाँ के जो जानवर हैं इसके बारे में इसने अपनी बुक के अंदर मेंशन कर रखा है।
चौसर कन्नौज के युद्ध में किस शासक ने हुमायूं को पराजित किया? तो कौन था? शेरशाह सूरी। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। चौसर का युद्ध 1539, कन्नौज का 1540। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या बोलते हैं? रुपया। फेमस टर्म, इम्पोर्टेंट है। ये रुपया क्या था? 64 दाम से मिलकर क्या बनता था? 1 रुपया। ये पूछ लिया जाता है कई बार। 16:1 का इनमें वो था। सड़क ए आजम बोला जाता है इसे। इसने सराय बनाए, मकबरे बनाए और इसकी राजधानी क्या थी? सासाराम में इसका वो था महल। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा? तो अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के दौरान। इसके अंदर जीता तो अकबर था, या मैं कह दूं अकबर की जगह कौन? बैरम खान। बैरम खान जीता था। और जो हेमू था ये अच्छा लड़ रहा था, और लास्ट समय में जो इसकी आँख थी उसके अंदर एक तीर लग गया, जिसकी वजह से हाथी से घोड़े से गिर गया, और एकदम से ये इसे किसे बंदी बना लिया? किसने? बैरम खान ने। और फिर इसे बहुत बुरी तरह क्या है? मार दिया गया। अकबर के शासनकाल के दौरान डैश वह भूमि थी जो 3 या 4 वर्षों से बंजर पड़ी, उसे क्या बोला जाता था? चांचर। टोडरमल था जिसने ये सारी काम करी की थी। दहसाला पद्धति के द्वारा चांचर उस भूमि को बोला जाता था। टोडरमल कहाँ का था? वैसे सूरी डायनेस्टी थी, जो शेरशाह सूरी था, जो सूरी वंश था उस समय में ये क्या था? वित्त मंत्री था, और वहाँ से इसने लगभग सारा काम सीखा था अपना। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा था जिसका शीर्षक अकबरनामा था? तो ये कौन है? अबुल फजल। नवरत्न भी थे इसके, नवरत्नों में से एक था। मियाँ तानसेन कौन था? रामतनु पांडे। राजा बीरबल कौन था? महेश दास। टोडरमल तो टोडरमल थे ही, राजा टोडरमल राजस्थान का ही था। तुकारोई का युद्ध जिसमें बाबर ने बंगाल और बिहार के सल्तनत को हराया था, कब लड़ा गया था? 1575। 1576, अगर मैं गलत नहीं हूँ। इस समय कौन लड़ा गया था? हल्दी घाटी। भाई ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध था, और इसमें बोलते हैं कौन हारा कौन जीता, बट हमें अभी ये देखते हैं। एक तरफ अकबर था, एक तरफ कौन था? महाराणा प्रताप। और इनका युद्ध लड़ा था, और इसके कुछ समय बाद एक और युद्ध हुआ था। मान लो इसके अंदर में नहीं पता कौन जीता कौन नहीं हारा। वैसे कुछ लोग अकबर बोलेंगे, कुछ लोग महाराणा प्रताप बोलेंगे, ठीक है, हमें नहीं अगर है, हम इस युद्ध को अभी अगर इक्वल भी मान ले। इसके बाद ही कौन सा? देवारी का युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध हुआ था। इसके अंदर मुगलों की पूरी जितनी भी सेना थी वहीं ख़त्म कर दी थी। और इस युद्ध में महाराणा प्रताप तो थे ही, लेकिन जो उनका लड़का था जिसका नाम क्या था? अमर सिंह, ये बहुत तगड़ी तरह से लड़ा था। और जो इनका एक सेनापति था मुगलों का जिसका नाम क्या था? सुल्तान खान, उसका भाला आर पार निकाल दिया था किसने? अमर सिंह ने। और माना जाता है बहुत अच्छा युद्ध। इसकी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन अभी नहीं कर देंगे बात, चलो इसकी ख़त्म करते हैं। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन सर थॉमस रो इंग्लैंड के जो किंग थे जेम्स वन के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो किसके सम्राट में आए थे? जहांगीर के। जहांगीर ने क्या किया था? चित्रकला में इसका खूब नाम माना जाता है, और इसका आर्किटेक्चर में औरंगजेब इसे माना जाता है। ये सबसे क्या था? क्रूर था। और अकबर ये माना जाता है ये सबसे चालाक था। उस फ्रांसीसी जोरी का नाम बताइए जिसने मुगल काल के दौरान कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। कौन था? जीन बैप्टिस्ट और टेमनियर। तो ये क्या थे? 100 क्वेश्चन थे अपने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास वैसे तो किसकी आएगी? मॉडर्न हिस्ट्री की, और इसके अलावा पॉलिटी की भी आएगी क्लास, और फिर इसके बाद आएगी किसकी? इकोनॉमी की। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतनी। थैंक यू सो मच।